हाय बच्चों, आप लोगों की फरमाइश पर मैं फिर से सैम्पल पेपर के क्वेश्चन कराने के लिए तैयार हूँ। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मुझे आज एक्सप्लेन करने हैं। आप लोगों के लिए एक सीधा रास्ता और सच्चा रास्ता बता रहा हूँ। आप लोग इन टॉपिक्स की वीडियोस देख लो अभी, उसके बाद ये वीडियो देखना जिसको आप अभी देख रहे हो, क्योंकि इन टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाई है और आपको इन वीडियोस को देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा जो मैं अभी बकवास करने जा रहा हूँ। और अगर आप नहीं, वैसे तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती रहती है मैं ज़रूर टॉपिक थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन जब कोई बड़ा टॉपिक है जिसका रिलेशन सीधा वीडियो देखने से है तब तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि इनको अगर मैं भी समझाना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो मुझे फ़िलहाल बच्चों ने जो काम दिया है, जो मुझे जिम्मेदारी निभानी है, वो सिर्फ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराने की है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक आयन? एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम, वैनेडियम, मैग्नीज एंड कॉपर आर। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पूछ रहा है कि इन चारों के अंदर से कौन डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक वो होता है जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो मैं तो भाई आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा, सब तो मैं सॉल्व नहीं करने का। आप लोगों के होमवर्क होगा कि आप लोग इनको चेक करो। इसका आंसर स्कैंडियम है। क्यों है मैं बता रहा हूँ। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 करते 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 आप लोगों को मालूम है 3p6 ऐसे तो होता है ना। 4s2 तक हम कितने फिल कर चुके होते हैं 20। 20 से अबव जितने भी जाते हैं वो उसमें डी में आते हैं। जैसे तो यहाँ 20 से अबव कितना जा रहा है 1, 3d1। बट चार्ज कितना दिया गया उसने 3 पॉजिटिव, तो 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली कर दूंगा, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली कर दूंगा। मेरे पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अगर डी में कुछ बच जाता ना तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता। अब आप लोग जो ऑप्शन मैंने छोड़ दिए उनको चेक करना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना और उनके चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स खाली कर लेना। क्लियर? फिलहाल तो मुझे स्कैंडियम, मुझे इसका आंसर देना था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया यही क्यों है। बाकी ये चीज़ आपका होमवर्क है। विच सेट ऑफ आयन्स एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर? मेरे भाई जो भी कलर होता है, कलर्ड होता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़रूर रखता है। एक लाइन याद कर लो, पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कलर्स। यानी जो पैरामैग्नेटिक होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसमें वो कलरफुल ज़रूर होगा। तो एक्चुअली वो जो कलर पे क्वेश्चन कर रहा है ना, आपको इसके अंदर एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें सारे ऐसे आयन्स हों जो पैरामैग्नेटिक हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हो। मैं फिर से आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा सॉल्व कराकर, जो ऑप्शन छोड़ दूंगा कि वो उसका आंसर क्यों नहीं है, या आप लोग होमवर्क है चेक कर लेना। इसका आंसर ये है। क्यों है? क्योंकि वैनेडियम का कितना होता है 20, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 3। तो 1s2 करते 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 20 से अबव कितना गया, 3 गया ना। तो 3d3 4s2, ये रूल है। 20 से अबव जितना जाता है वो सारा किस में जाता है, डी में। तो 3d2 4s2। क्लियर? अब आप देखिए, वैनेडियम 2 पॉजिटिव, माने 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 वैनेडियम पर कितना चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव। तो यहाँ से खाली कर दूँ, फिलहाल क्या रह जाएगा 3d3। तो आप क्या फिल करोगे 1 2 3। अरे यार 3 अनपेयर्ड है, ओके कलर्ड होगा V3 पॉजिटिव। इस बार फिर से आपको वैनेडियम लिखना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन खाली करने पड़ेंगे 3। तो 2 यहाँ से खाली कर देना, एक यहाँ से खाली कर देना। तो जो 3d3 था वो कितना हो जाएगा 3d2। एक यहाँ से खाली कर दो, ये 3d2 है। अरे यार इसके अंदर भी अनपेयर्ड है, ये भी कलर्ड। Fe3 पॉजिटिव। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो 1s2 करते 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 3d6 4s2 ऑफकोर्स होना ही था, क्योंकि 20 से अब कितना गया 6 ना। तो ये 6 आ गया यहाँ पर। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इस चार्ज के अकॉर्डिंग। तो 2 यहाँ से खाली कर दीजिए, एक यहाँ से खाली कर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 5। डी के कितने बॉक्स बनते हैं 5। तो 1 2 3 4 5, ये आयरन। अरे यार इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी कलर्ड। इन सब में कहीं ना कहीं आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और उसने मुझसे एक सेट पूछा था जिसमें सारे ही कलर्ड हों। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद क्वेश्चन आता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड? मुझे भी समझ में नहीं आया। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, इसके लिए आप लोग मेरी वीडियो देख लेना। कौन सी वाली, जिसको मैंने अभी शुरुआत में बताया था, ये वाली। बाकी उसने मुझे बता भी दिया कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो जब बनते हैं जब स्मॉल एटम्स फंस जाते हैं, कहाँ में, क्रिस्टल लैटिस में। आपको ये अच्छी तरह समझना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो मस्ट है, वो देखनी पड़ेगी आपको अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरी वीडियो। तो खैर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जब बनते हैं वो तो बनते ही हैं।
उनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से एक पॉइंट ये दिया उसने कि आपको 4 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं एक बड़े एटम में छोटे एटम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, वो केमिकली इनर्ट हो जाता है। दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि उसने कहा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो उसका आंसर यही है, ये नहीं है। वो रिएक्टिव नहीं होते बल्कि और इनर्ट हो जाते हैं, और बाकी ये सब के सब प्रॉपर्टी हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। ये सेंटेंस अगर आपके लिए इनफ है इंटरस्टिशियल कंपाउंड को समझने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इंटरस्टिशियल कंपाउंड को डीपली जाना है फिर से आपको यही कहूँगा वीडियो देख लेना। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटीज़। बच्चों मैं जो भी आंसर दूंगा वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिख लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अगर इसका आंसर दूसरी बुक्स में ढूंढोगे तो ईजी मिलेगा, बट आई विल यूज़ ओनली ईजी लैंग्वेज टू एक्सप्लेन एनी क्वेश्चन। ठीक, ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड ही कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों शो करते हैं? बिकॉज दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर आर फ्री वैलेंसीज ऑन देयर सरफेस। ये 3 आंसर हैं इसके, इसलिए वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। बाकी तो मैं आंसर वहीं से दे रहा हूँ वीडियो से, जो जिसको मैं लास्ट तक कहता रहूँगा, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ये वाली। ठीक है, Which transition metal of the 3D series exhibits the largest number of oxidation state and why? बढ़िया भैया, ये है मैग्नीज, ये आंसर है इसका। वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है 3D सीरीज के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो मैग्नीज है। अब क्यों करता है? मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लास्ट का, बिल्कुल वो नहीं लिख रहा हूँ मैं 1s2, वो तो आपको जानता ही है, आप उसको जानते हो। लास्ट का लिख रहा हूँ 3d5 4s2। ठीक, तो आंसर बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। मैग्नीज लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम S and 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम D, दैट्स व्हाई इट एग्जिबिट्स द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज। और हाईएस्ट कितनी? +7 तक पहुँच गई ना, 2 यहाँ से 5 यहाँ से, और में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो D से निकाल दे इतने सारे इलेक्ट्रॉन। ये इसका आंसर था। Zn, Cd and Hg are soft and have low melting point. इसका भी आपको आंसर देना है, because they have fulfilled d orbitals। इसका आंसर है, क्योंकि सब के पास D10 होता है। और वैसे Zn, Cd, Hg बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट से अलग शो करते हैं, जबकि ये खुद डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी वजह यही, जब कोई भी इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, आपको आंसर यही देना है। अगर आपके क्वेश्चन समझ में भी ना आ रहा हो, आंसर ये देना है, बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, ये आंसर देना है। ठीक, द ई नोट वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? ये ई नोट क्या होता है? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया। एक सीरीज आपने देखी होगी, लिक बे सरकाना, रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से फेमस है। नीचे मिलता है कि हकू हज अज पटऊ, इस तरीके से है ना। तो इस सीरीज़ में जो ऊपर रखा गया है उस, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेटल जो है ना, ठीक है, 9th-10th क्लास के अंदर ही बता दिया जाता है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ये ई नोट का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सारे मेटल्स को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, तो देखा कॉपर का जो इस ई नोट की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, और ऊपर सबकी नेगेटिव थी, हाइड्रोजन की 0 थी। क्वेश्चन है कि कॉपर की पॉजिटिव क्यों मिली? आंसर दो इसका। उनकी तो नेगेटिव मिल रही थी, तो ये आपको आंसर देना है, यानी इसके ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों? ई नोट निकालने के लिए 3 चीज़ का पता होना चाहिए, सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों का सम ई नोट होता है। तो मान लो कोई ये मिल रहा ए, इसकी वैल्यू होगी 2 बी 3 सी 4 -10, या -10 तो हुआ 14 अब बहुत ज़्यादा हो जाएगी भाई, कहाँ तो 2 6 3 9, लेकिन 14 28 माइनस करना ज़रा 10, कितना हो जाएगा 18। वो तो चलता हुआ आ रहा था 6 9, तो यहाँ 12 होता ना, लेकिन कितना हो रहा है? ओ भैया तो बहुत ज़्यादा आ गई। ये पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि इसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आई।
या ये कह लो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड आयनेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, या द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज लेस देन द सम ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड आयनेशन एंथैल्पी। आंसर आपको देना है, समझ रहे हैं ना। अच्छा ये सिस्टमेटिकली चलता हुआ रहा था, लेकिन कॉपर के केस में ये दोनों वैल्यू बहुत अचानक बढ़ जाती हैं और ये घट जाती है। और वो जो चलता हुआ रहा था 6 9 तो 12 आता है ना, लेकिन कितना आता है 18। इस अकेले की वजह से या इन दोनों की वजह से इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। याद रखना ई नोट को निकालने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखो इसका आंसर उसमें वीडियो के अंदर भी लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ। व्हाट आर द एलिमेंट्स विच हैव टू इनकम्प्लीट शेल्स, एक आंसर। द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, दूसरा आंसर। ये आपको बहुत अच्छा, जो बच्चे वीडियो देख चुके हैं वो यकीनन मेरी हाँ में हाँ मिला रहे होंगे। राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अरे भैया ये तो दो पूछ रहा है, मैंने आपको कम से कम 13 बता रखी है उनकी खास खास बातें। क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक? दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दे आर कलर्ड, दे फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बहुत सारी बातें हैं, उसने दो पूछी थी, मैंने आपको 3 4 गिना दी, और चाहिए तो वीडियो देख लेना। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, कॉपर एटम हैज कंप्लीटली फिट द ऑर्बिटल्स, ये इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यट इट इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कॉपर का तो 3D10 है, फिर मैं इसको ट्रांजिशन क्यों कहूँ? अरे ट्रांजिशन तो उनको कहता है जिनके 3D 1 2 3 4 5 मिलता हो, ये तो 10 पूरी तरह फिल्ड है। इसका आंसर ये है कि ठीक है ये ग्राउंड स्टेट में रखता है, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में जाकर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। आपने सुना होगा ना कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D10 4s1, लेकिन आपने ये भी तो सुना होगा CuSO4, और CuSO4 में सी ऊपर क्या चार्ज आता है 2 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन खाली करने हैं, एक यहाँ से खाली कर दो, एक यहाँ से, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो गया। तो उसका आंसर क्या दोगे? कॉपर लूजेज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, दैट इज Cu2 positive. In this state, it has 3D9, which is incompletely filled. That is why we should call it transition element. इसका आंसर दे दिया मैंने, वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाकर लिख लेना। Cr2 positive is a strong reducing agent than Fe2 positive in aqueous solution. आंसर दो। ये जो मैंने आपको सीरीज बताया ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर फंसे हुए हैं लिग्वे सरगना मेले मंदन कर फी कड़ कोनी, ये पूरी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के नाम से फेमस है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाओगे इसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर ठीक है ई नोट की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ऊपर वाले नेगेटिव हैं, नीचे चलते 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 जीरो, उससे नीचे चलते चलते पॉजिटिव, और नीचे चलो पॉजिटिव बढ़ता चला जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है ई नोट। जिसका ई नोट सबसे कम था उसको ऊपर रख दिया, ठीक है, ई नोट की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है, तो कॉपर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है और आयरन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम है। क्यों? क्योंकि इसका ई नोट कम है, इसका ई नोट ज़्यादा है। फिर बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे आने पर ई नोट की वैल्यू बढ़ती है, बट ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर भी कम होती चली जाती है। तो Cr2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, द वैल्यू ऑफ ई नोट of Cr2 positive is less than that of Fe2 positive। इसका आंसर है कि Cr2 पॉजिटिव की नोट की वैल्यू Fe2 पॉजिटिव से कम होती है, इसलिए है ऐसा। Which metal in the first series of transition metals exhibits +1 oxidation state? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन मेटल में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत तेजी के साथ शो करता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, एंड वाई? इसका आंसर है Cu। क्यों? क्योंकि CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D10 4s1, ये वाली स्टेबल स्टेट होती है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। सो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम s ऑर्बिटल टू अटेन स्टेबिलिटी, दैट इज व्हाई इट एग्जिबिट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ये इसका आंसर है।
एक क्वेश्चन आया है, फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल द ई नोट वैल्यू आर गिवन ब्लू। ओके, वैनेडियम की ई नोट देखो, ये ई नोट पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, जबकि ई नोट मैंने आपको यहाँ थोड़ी बहुत रफली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बात तो वही है, जब तक आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। ये ई नोट तो मैंने यहाँ जितना कुछ था मैंने बता दिया, फिर से ई नोट पे क्वेश्चन आ रहा है। ये ई नोट की सबकी वैल्यू है, वैनेडियम कितनी, क्रोमियम कितनी, मैग्नीज कितनी। अब एक पॉइंट नोट करो, ये -1.18 है, नो प्रॉब्लम, -0.91 ठीक है, यही वेरिएशन होता चला जाता ना। अगर ये 1.18 है, यहाँ और कम होगी 0.91, तो आगे क्या होना चाहिए था, -0.78 होता ना, ये फिर बढ़ गई, मतलब ये थी कम हुई फिर बढ़ गई। ये वेरिएशन क्यों आया, जब एक पैटर्न था, जैसे ये 5 4 3 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये भी ऐसे ही होता चला जाता है, लेकिन बीच बीच में गड़बड़ होता रहता है। ई नोट की इस वैल्यू में जो वेरिएशन आ रहा है, इस इरेगुलरिटी को एक्सप्लेन करो, इसका आंसर दो, ये वेरिएशन क्यों आया, इसी तरह घटती रहती है बढ़ती रहती, इसका आंसर दे रहे हैं हम। ई नोट की वैल्यू किस किस बात पर डिपेंड करती है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो मैंने आपको ये भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, 14 14 14, यार ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि 2 22, ये बढ़ गई तब बहुत ज़्यादा, या ये सही चलती रहती ये बढ़ गई। लेकिन ये जो फॉल्ट आता है ना ई नोट की वैल्यू में ज़्यादा, इसकी वजह से आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं होते आसानी से जब आपके पास हो D10 स्टेबल फुल फील्ड है, वो D5 स्टेबल हाफ फील्ड, D0 स्टेबल, ये स्टेबल स्टेट है, ये स्टेट बीच बीच में आती रहती है। और ये किसकी है, ये तो सबको ही पता है यार, मैग्नीज की। देखो मैग्नीज के अंदर, ओह ये तो आ गया वेरिएशन, समझ में आया। तो इसका आंसर आप लोग क्या दोगे, बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टेबल स्टेट्स फाउंड इन डी सब शेल, दैट इज डी। मैं इसलिए आराम आराम से बोल रहा हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके बार बार लिखते रहें। दैट इज D0 D5 D10, ये बीच बीच में स्टेबल स्टेट आती रहती है, तो आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू एकदम बढ़ा दें, फिर घटनी शुरू हो जाती है, फिर D10 आ जाता है फिर बढ़ जाती है। अच्छा, जब ये आयोनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो ये तीनों के अंदर ऐड होगी, फिर जाकर इसकी नोट की वैल्यू आएगी। तो ये बहुत बड़ा फड्डा है। एनी प्रॉब्लम, एक्सप्लेन वाई Cu पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। जब भी आप Cu पॉजिटिव को, ये भी वीडियो के अंदर ही आंसर है जब आप वीडियो देखोगे, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। Cu पॉजिटिव वाले कंपाउंड को पानी में डालोगे ना, ये बेचारा इस तरह डिसोशिएट हो जाता है, इसका चार्ज बढ़ गया ऑक्सीडेशन, चार्ज घट गया रिडक्शन, इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इसी का एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन हो रहा है, उसको बोला जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस बेचारे का डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है इसमें और इसमें, तो ये तो गायब ही हो जाएगा ना, और ये गायब हो जाएगा तो मिलेगा नहीं। तो स्टेबल स्टेट कौन सी रहती है, ये वाली और ये वाली। तो ये वाले आयंस पानी के अंदर क्यों नहीं मिलते हैं, क्यों गायब हो जाते हैं, क्यों स्टेबल है, आंसर बिकॉज Cu पॉजिटिव आयंस disproportionates into Cu2 positive and Cu disproportionate, ये कर देना, बिकॉज Cu पॉजिटिव डिसप्रोपोर्शनेट्स इनटू, ये आंसर दे देना। और नीचे क्या कर, नीचे रिएक्शन लिख देना, ये सारा का सारा पोर्शन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये लिख लेना भाई। ये आपका होमवर्क है, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड। अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, कलर्ड क्या होते हैं, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। तो मैं आपको स्टार्टिंग के लिख के दे रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि कौन अनपेड रखता है कौन नहीं। जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रखेगा वो कलर्ड होगा, तो आपको इसके अंदर से फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे टाइटेनियम, फिर से आ गया 3 पॉजिटिव, इसका स्कैंडियम, टाइटेनियम कितना होता है 22, तो 3D2 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली करने हैं मुझे 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, ओ ये तो 3D1, एक अनपेयर्ड है इसके अंदर कलर्ड। इसको चेक करो वैनेडियम को, वैनेडियम का कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 23, 3D3 4s2, कितने खाली करने हैं 3, 2 यहाँ से निकाल देना 1 यहाँ से निकाल देना, तो 3D2 इसके अंदर भी। भाई आप लोग ये कर लेना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। Cu पॉजिटिव में अगर खाली Cu का देखोगे तो ये आएगा 3D10 4s1, इस पॉजिटिव के अकॉर्डिंग मैं इसको खाली करूँगा, पूरा फिल्ड है कलरलेस।
नेम द एलिमेंट शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी तो पढ़ाया था यार तुम्हें, मैग्नीज है इसका आंसर। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये हमेशा +7 से पहले रुकता है, मतलब +2 भी शो करता है, लेकिन हाईएस्ट जो मिली इसकी +7 मिली है। ठीक, तो इसका आंसर भाई मैं क्वेश्चन में नहीं पढ़ने का, क्योंकि मैग्नीज पर मैंने क्वेश्चन बहुत देखे। नेम द एलिमेंट विच शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका आंसर कौन सा है? स्कैंडियम। क्यों? 21 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आपका करोगे तो इसका क्या पहुंचता है लास्ट का? 3D1 4s2, ये लास्ट का है। तो अब ये कह रहा है यार मुझे ना 3 स्टेबल मालूम है स्टेट, 3 D0 D5 D10। ऊपर वाले के वास्ते मुझे कोई भी दे दो, 2 यहाँ से निकाल दो, और अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो ये नहीं मिल जाने का मुझे। तो प्लीज़ मैं +3 शो करूँगा। तो स्कैंडियम इसका आंसर है, क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके खुश नहीं है, ये कहता है यहाँ से भी लूज़ करो। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी। क्लियर? आई वॉन्ट टू बी अ स्टेबल एलिमेंट। ये फिर से क्वेश्चन आ गया। Mn दीवाना है क्वेश्चन। Mn3 पॉजिटिव इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको मैं बताऊँ, ये Mn है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बार बार लिख रहा हूँ मैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही। 3D5 4s2। Mn पर कितना चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव, तो 2 यहाँ से खाली कर दोगे ना, ये स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर मैं Mn3 पॉजिटिव की बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा 3D4, लेकिन ये तो स्टेबल है ही नहीं। तो ये फटाक दे से क्या करता है यार, एक इलेक्ट्रॉन लो और इसके अंदर कन्वर्ट हो जाओ इलेक्ट्रॉन लेकर। अब ये जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बट ये उससे निकलवा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये बड़े भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हो। ये इस स्टेट में स्टेबल नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबिलिटी। क्लियर? तो ये इसमें इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है Mn3 पॉजिटिव इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? बिकॉज Mn3 पॉजिटिव हैज़ 3D4 electronic configuration which is not stable. So to gain stability it gains 1 more electron and acts as an oxidizing agent. यही क्वेश्चन लिख लेना, पीछे ले जाओ वीडियो को, उसको लिख लो भाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अभी आपको पढ़ाया था कि ई नोट वैल्यू आर नॉट रेगुलर फॉर द फर्स्ट लो। अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको, ई नोट रेगुलर क्यों नहीं मिलती। तो इसका आंसर आप वहीं लिख देना जो पीछे मैंने आपको वीडियो के अंदर कराया था। ठीक, क्योंकि इसके अंदर आयनेशन एंथैल्पी की स्टेबल स्टेट अलग अलग आती रहती है, जो मैंने भी पीछे कराया था। ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, द हाइएस्ट फ्लोराइड ऑफ मैग्नीज इज Mn4 positive, whereas the highest oxide is Mn2O7। ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो आपका फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत जिसमें सबसे ज़्यादा हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन से भी। लेकिन जब ये मैग्नीज से मिलता है तो यही कंपाउंड मिला Mn4, मतलब एक फ्लोरीन पर नेगेटिव तो Mn पर क्या चार्ज आएगा? 4 पॉजिटिव, यानी फ्लोरीन ने इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और जब मैंने ऑक्सीजन का कंपाउंड पढ़ा Mn2O7, अरे बाप रे, देखो मैग्नीज की कितनी वैलेंसी है? 7, और ऑक्सीजन की कितनी है? 2, तो ऑक्सीजन की यहाँ लगेगी, सॉरी हाँ मैग्नीज की। यार कमाल है, जब मैग्नीज फ्लोरीन से जुड़ रहा है तो +4, और जब मैग्नीज ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तब +7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज़्यादा है, ऐसा कैसे हुआ? ये फ्लोरीन को निकालने चाहिए थे इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ये क्वेश्चन है इसका कि ऑक्सीजन के केस में से क्यों हुआ। देखो कितना बढ़िया आंसर। 2 7 ऑक्सीजन 2 6। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। तो अगर मैं Mn के साथ 4 फ्लोरीन जोड़ रहा हूँ और मैग्नीज के साथ 4 ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ, ये कहता है मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन पड़े 4 हों, लेकिन हर ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 4 ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे? 8। ओ भैया, मतलब जहाँ ऑक्सीजन के 4 लग रहे हैं उस कंडीशन में ये अकेला ही 8 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, और ये कह रहा मैं हूँ तो 4, लेकिन मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। आपको फ़र्क समझ में आ रहा ना? ये अकेला
2 फ्लोरीन के बराबर है। भाई फ्लोरीन को 1 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो अगर मैंने 4-4 ऐड करके देखे तो इसका भट्टा बैठ गया यहाँ पर। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या है? ऑफ कोर्स फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बट फ्लोरीन gains only 1 electron to complete its octet, but oxygen gains 2 electrons. So number of electrons to be gained by oxygen is maximum. On the other hand, the number of electrons required by fluorine is not as high as oxygen. ये आंसर देना आपको। वैसे आप लोग समझ गए ना, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो ये अकेला ही समझ जाओ। अगर इसके भी ऑक्सीजन के 2 खड़े कर दिए, फ्लोरीन के भी 2 खड़े कर दिए, तो ये कहेगा भाई मैं 4 लूँगा, तो ये सिर्फ 2 ही मिल पाएंगे। ये इसका आंसर है जो मैंने आपको समझाया ना, पीछे ले जाकर वीडियो को लिख लेना इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। गिव रीजन्स ई नॉट वैल्यू ऑफ एम। ये फिर आ गया क्वेश्चन भाई साहब। एम एन के ऊपर अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ गया ना कि ये सुबह को पराठे खा रहा है, तो ये मत कहना कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं। एम एन का आंसर एक आंसर देना है कि एम एन हैज़ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। सबसे टॉप का आंसर है ये। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि ई नोट इसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है देन दैट ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe2 पॉजिटिव। इसकी ई नोट की वैल्यू इससे ज़्यादा कैसे आ गई? बिकॉज मैग्नीज हैज़ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसका आंसर है, यही आपको देना है। इसके क्वेश्चन को मत पढ़ना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और मैग्नीज लिखा हुआ है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, लिख के घर आ जाना। नहीं, आगे भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना कभी इसी के ऊपर कि भाई हम तो समझ रहे ना, कभी एक क्वेश्चन के दम पे खुश हो जाओ। आयरन हैज़ हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन दैट ऑफ कॉपर। एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ये उनकी सबसे ज़्यादा होती है जिसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयरन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो मिलेगा 3d6 मिलता है, और कॉपर का जब आप करते हो तो मिलता है 3d9। जब आप 6 को भरोगे 9 को भरोगे काहे में? 5 बॉक्सेस में। ज़रा 6 को भरना 1 2 3 4 5 6, ओ 4 अनपेयर्ड। और कॉपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 अनपेयर्ड। जिसके अंदर जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर समझ गए आयरन का क्यों है ज़्यादा? बिकॉज आयरन हैज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर एज कंपेयर टू कॉपर। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन वेयर। देखो भाई, कलर पर जब भी क्वेश्चन आता है इसका भी आंसर वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कलरलेस क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट Ti3 पॉजिटिव हैज़। ये इसका आंसर है। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अरे भैया, उन्हीं की तो एटमाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक। फिर वही बात आ गई, क्यों दिखाते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर? बिकॉज ऑफ हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। वाई? डी ट्रांजिशन। इसका आंसर है डी ट्रांजिशन। इसका देखो, ये मेरे से मत पूछना डी ट्रांजिशन क्या है, फिर से भी कहूँगा वीडियो देख लो जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर है डी ट्रांजिशन। ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मैनी कंपाउंड्स एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। अभी आपको आंसर दिया था, बिकॉज ऑफ हैविंग सरफेस लार्ज, बिकॉज ऑफ हैविंग अ लार्ज सरफेस एरिया, बिकॉज ऑफ हैविंग फ्री वैलेंसीज ऑन देयर सरफेस। ये आंसर है इनके। वैसे तो और भी अच्छे आपको समझ में आएगा जब आप वीडियो देख लोगे। इस टॉपिक पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं इस टॉपिक पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, उसके बाद इस पर कराऊंगा। आपका टॉपिक खत्म, आपका जो ये है सैम्पल पेपर क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है, पहले देखो, यकीन मानिए ऐसे नहीं है कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपसे बोल रहा हूँ। अगर आपने वीडियो देख ली ना ये वाली, तो आप लोग मतलब बैठे बैठाए इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आप जब दोबारा मेरी ये वीडियो देखोगे जिसको आप देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। ये वीडियो मस्ट है, इसको देखना ज़रूर। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत से बनाई सिर्फ इसी वजह से कि बच्चों का भला कर सकूँ। इसको वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, इस सेकंड वीडियो को। है तो वही मस्ट है ना।
इस पर क्वेश्चन जो मैं अभी कराऊंगा शायद आपके सर से गुजर जाए, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली फिर आप इसका पैर पकड़ के खींच लोगे सैम्पल पेपर का। ऐसी बना रखी है मैंने सैम्पल पेपर पढ़ के ही वीडियो बनाई थी इन दोनों के ऊपर। तो CrO4 2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव इस पर क्वेश्चन कर रहा है कि इसको इक्वेशन को कंप्लीट करो। तो भैया ये क्रोमाइट आयन है, जब इसको एसिड में डालते हैं तो इस Cr2O7 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये और आसानी से समझ में, अगर आप वीडियो देख लोगे KMnO4 को जब भी गर्म करोगे बेचारा कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है ये Cr2 2 नेगेटिव एसिड में डाल दिया, ये बन गया इसका E नोट इतना है। MnO4 नेगेटिव एसिड में डाल दिया, ये बन गया इसका। व्हाट कैन यू असर्ट अबाउट द नेचर ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7? इन दोनों रिएक्शन से इनकी किस नेचर का पता लग रहा है। देखो भाई Cr2O7 बेचारा ऑक्सीजन रखे हुए था, ऑक्सीजन निकाल दिया तब ये बनाना। अब जब इसने ऑक्सीजन निकाल दिया तो किसी और के साथ भी तो अटैच किया होगा, जिसके साथ अटैच किया होगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ऑक्सीडेशन तो इसने किया होगा अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल कर, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही हालात इसके साथ पैदा हुए। MnO4 नेगेटिव था, बेचारे ने ऑक्सीजन निकाल दी, किसी दूसरे का भला करने के लिए ला मैं तेरा ऑक्सीडेशन कर दूंगा, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करने वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आंसर सुन लो, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका आंसर है। ये डिट्टो वही क्वेश्चंस है जो मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की थी सर, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप रट रहे हो तो मुझे बड़ा अफसोस है। वीडियो देखो और फिर आओ इस वीडियो के अंदर वापस, टाइम भी नोट कर लो कि मैं इस वीडियो के अंदर कौन से टाइम पे बात कर रहा हूँ। तो इस रिएक्शन को फिल करना है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन Fe2 पॉजिटिव के साथ होती है एसिडिक मीडियम में, ये बेचारा कन्वर्ट हो जाता है Fe3 पॉजिटिव में, और MnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn2 पॉजिटिव में। भाई मैं तो ये कर सकता हूँ क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे आप मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे। उसके बाद एक क्वेश्चन इसको भी कंप्लीट करना है। यहाँ आपको लिखना है इस साइड में I नेगेटिव को कन्वर्ट करता है ये I2 में, और ख़ुद बदल जाता है कहाँ में? Mn2 पॉजिटिव में। देखो ये फिक्स है, Mn2 पॉजिटिव फिक्स है। तो ये चीज़ें रखनी होती हैं, यहाँ पर, और ये चीज़ भी रखनी होती है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों के दोनों आंसर यहीं लिखे जाते हैं प्लस करके, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी प्रिपरेशन पे क्वेश्चन है डायरेक्ट। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग pH ऑन अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट? क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है। इस वीडियो को देख लेना, आपको पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया ना तो पूरा 1-1.5 घंटा आपका ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ pH, व्हाट इज़ द इफेक्ट, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं कि pH का इफेक्ट बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट पे। तो ये मैंने वही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है pH को बढ़ाने घटाने पर। अब क्वेश्चन फिर से कर रहा है Cr2O7 को। देखो कुछ कॉमन सी ट्रिक मैंने बता रखी है, जैसे ये Fe2 पॉजिटिव को फिर से बदल दिया जाएगा कहे में Fe3 पॉजिटिव में। ये रूल है, जिस तरह MnO4 नेगेटिव नहीं छोड़ता Fe2 पॉजिटिव को, इसी तरह Cr2O7 भी नहीं छोड़ता Fe2 पॉजिटिव को और कन्वर्ट कर देता है Fe3 पॉजिटिव में, और बेचारा खुद कन्वर्ट हो जाता है Cr3 पॉजिटिव में। ये पूरी रिएक्शन आप लोग फिल करोगे वीडियो देखने के बाद। अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया, जब इसको इसमें डालोगे, क्रोमेट को एसिड में डालोगे, तो ये बेचारा, मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी बना रखी। ट्रिक है अपना आप में, एक लैंग्वेज, उसको याद करती है रिएक्शन सॉल्व हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर रखा है, ट्रिक बनाई हुई है। MnO4 नेगेटिव C2O4, ये पूरे C2O4 को कन्वर्ट कर देता है CO2 में, ठीक है। रफली तो मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को ये देखनी पड़ेगी भाई, टाइम लग जाएगा मेरा इस वीडियो को एक्सप्लेन करने लगूंगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। व्हाट हैपन्स व्हेन KMnO4 रिएक्ट्स विद H2O? ये सारी की सारी रिएक्शंस का ब्यौरा ये दे रखा है। MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है Mn2 पॉजिटिव में। MnO4 नेगेटिव न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है Mn4 पॉजिटिव में। MnO4 नेगेटिव बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है इस चीज़ में। ये मुझे पहले का ही लिखा हुआ था जब मैंने K2Cr2O7 की वीडियो बनाई थी। ये तो बस मुझे मिल गया। जब आप लोग ये वीडियो देखोगे ना ये वाली, तो ये आपको वहाँ भी नज़र आएगा। तो समझ गए। ये पूछा इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक, इन न्यूट्रल, इन एल्कलाइन, ये सारी बातें पूछ रहा है कंडीशन देकर, और ये मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं आपका सैम्पल पेपर पढ़ चुका था, तब मैंने वीडियो बनाई थी वो K2Cr2O7 की।
फिर से क्वेश्चन आ रहा है, अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड क्रोमियम इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर टू फॉर्म अ येलो कलर्ड कंपाउंड। ये पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ रहा है, पता है किसका? इसका K2Cr2O7 का। हम K2Cr2O7 को जिससे बनाते हैं ना, डायरेक्टली नाम दिया कि कोई कंपाउंड है आयरन का और क्रोमियम का, उसको हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई और एयर की प्रेजेंस में हमने देखा कि वो कंपाउंड ए में कन्वर्ट हो गया। अब जिसमें कन्वर्ट हो गया ना, उसका आंसर यहाँ से निकलेगा, वीडियो देख लेना। तो जो ए बना उसका हमने एसिडिफिकेशन किया, ये वाला, ये मैं आपको हिंट दे रहा, इसको हमने जो बना था ना एसिड के अंदर डाल दिया तो काय में कन्वर्ट हो गया, Cr2O7। ऑन एसिडिफिकेशन द कंपाउंड ए फॉर्म्स एन ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड बी, यानी इसके बारे में बता रहा है Cr2O7। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका फिर से K2Cr2O7 पर है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन किया था ना उसने, ये वाला, ये वाला, ये डिट्टो। एक तो कहता है कि डिस्क्राइब द प्रिपरेशन, ओके डायरेक्ट पूछ लिया, और अब आपसे घुमा फिरा के बात कर रहा है, यही है चीज़। अब आपसे डायरेक्ट, अब आपसे घुमा फिरा के बात कर रहा है वो। ये कह रहा है कि कोई कंपाउंड था आयरन का और क्रोमियम भी था उसके अंदर, उसको हमने जो जो बन रहा था वहाँ उसने नाम डाल दिया ए बी। तो आप लोग वीडियो देखो और आप ए बी का आंसर भी बताओगे। इस बार क्वेश्चन जो आया है वो है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इस बार आपके पास इस पर क्वेश्चन है, और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इन दोनों को एक ही वीडियो के अंदर झकास, इस बार इस पे क्वेश्चन है और डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, हाउ डज द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद आयरन सेकंड। आयरन सेकंड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो आयरन थर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये जो पढ़ाया ना मैंने आपको, ये वाला, ये ही पूछ रहा है डायरेक्ट। भाई यहाँ था ना Fe2 पॉजिटिव, इसको काहे में बदला था इसने Fe3 पॉजिटिव में, और ख़ुद काहे में कन्वर्ट हो गया था Mn2 पॉजिटिव में। तो बस ये पूछ रहा है कि इसका पोटेशियम परमैंगनेट का इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और SO2 का SO3 में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्जेलिक एसिड का CO2 में। एक बार वीडियो तो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है H2C2O4, और जब ये H हटा दोगे तो ये बन जाएगा। बस इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है कौन, MnO4 नेगेटिव, और ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर Mn2 पॉजिटिव के अंदर। ये बताना था आपको। ठीक, उसके बाद फिर से क्वेश्चन आया, व्हेन अ क्रोमाइट, और ये फिर क्रोमियम। डी ब्लॉक एलिमेंट से जब भी क्रोमियम और मैग्नीज के क्वेश्चन आए ना, सीधा सा वो प्रिपरेशन की तरफ इशारा है, K2Cr2O7। ये डिट्टो वही क्वेश्चन कर रहा है, A B C। वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत आसान है, वही चीज़ पूछ रहा है। और एक बार मेरी वीडियो देखकर फिर वापस आना यहाँ पर, ये आपको पता लग जाएगा ABCD क्या पूछ रहा। कितनी बार क्वेश्चन आ लिया, एक अब दो पहले करा लिए, एक ये आ गया, 3 क्वेश्चन आ गए इसी पर। हर बार वर्ड चेंज कर रहा है वो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इस पर, F ब्लॉक एलिमेंट्स पर, जिनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। नेम अ मेंबर ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड क्या होता है, वीडियो के अंदर ही पता लगेगा। नेम अ मेंबर ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल कनोन टू एग्जिबिट प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम। सीरियम इसका आंसर है, ये अकेला प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी आपको वीडियो के अंदर पता लगेगा, बाकी मैं आपको आंसर दे दूँ। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनॉइड सीरीज, a decrease is found in atomic radius. This decrease is known as lengthenoid contraction. Name an important alloy which contains some of the lengthenoid metal. उस एलॉय का नाम बताइए जो lengthenoid metal को रखता हो, यानी lengthenoid metal के एलॉय का नाम बताइए। मिश मेटल, ये आपको याद होना चाहिए। मिश मेटल, दुनिया में एक अकेला ऐसा एलॉय मिला है जो lengthenoid बनाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन बच्चों के सर से ऊपर गुजरा है वो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखे फिर आए वापस इसके अंदर। आपको यकीन हो जाएगा, हाँ सर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरीके से। थैंक यू।